रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर हमारी इस अहम तरीन ट्रांसमिशन के अहम तरीन सेगमेंट में। आपने देखा हमारे किचन और रमज़ान दस्तरखान में क्या 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 नुमायाँ हमारी डिशेस और हमारी जो सौगातें हैं रमज़ान की, जो हर घर की ज़ीनत होती हैं, वो महरीन और इनकी शेफ़ जो है वो अपने अपने अंदाज से आप सबको समझा भी रही थी और बता भी रही थी। ये भी रमज़ान की सौगात है, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन का ये सेगमेंट भी खुसूसी रमज़ान की सौगात है। नाज़रीन कराम, रमज़ान वो मौका है जहाँ हम बहुत सारे ऐसे अहबाब को, बहुत सारे ऐसे इदारों को देखते हैं जो आप सब की खिदमत में हाजिर होते हैं उस पूरे साल की काविशों को लेकर जो गुज़िश्ता साल में उन्होंने की हैं और अगले सालों में उन्होंने ये कहाँ तक ले जानी है, उन सब को लेकर। ऐसा ही एक इदारा, ऐसा ही एक खुदातरस आदमी जिसने इंसानी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का वसीला बनाया है और एक अरसे से इंसानी खिदमत के लिए हमेशा हमवतन गोश रहता है और कोशिश इनकी इंतहाई हद तक कि किसी तरह से इंसानियत की खिदमत की जा सके। मुझे इनसे मुलाकात का शर्फ बार बार हासिल होता है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। इंतहाई डाउन टू अर्थ शख्सियात में से एक, इंतहाई सादा और तवील गुफ्तगू के कायल नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि अपनी गुफ्तगू से अपने सामे को इम्प्रेस कर सकें और ये इनकी बड़ी अहम तरीन खूबी जो अल्लाह ताला ने वदीयत की है। आप बाटमा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और इसी के ज़ेर एहतमाम ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद, जो मैं समझता हूँ फेडरल बी एरिया का के माथे का झूमर है सेहत के शोबे का, उसकी आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और गुज़िश्ता 20 सालें कुछ अगर वक्फ़ा निकालें तो 17 सालों से इस इदारे से वाबस्ता हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे को, जो एक ज़माने में बड़ा छोटा सा इदारा हुआ करता, इसको कदावर बना दिया है, इसे और आगे बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मोहतरम जनाब बरकत एदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बरकत साहब, बरकत भाई बहुत शुक्रिया। रमज़ान के इन औक़ात में मुझे पता है तमाम ही सोशल एक्टिविस्ट जो है वो बड़े मसरूफ़ रहते हैं कि इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद इन तमाम सरगर्मियाँ जो आपके हॉस्पिटल्स की हैं उनको आगे किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से डोनर्स और हम अपने हमारे मुखय्यर हज़रात को कनेक्ट करना है। लेकिन इस मौके पर आप हमारी स्टूडियो का हिस्सा हैं, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें वक्त दिया आज के लिए। जनाब शुक्रिया तो आपका कि आपकी बदौलत हम अपना पैगाम थ्रू सोशल मीडिया आपके चैनल के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। क्या बात है। एक नहीं हज़ारों लोगों तक ये पैगाम पहुंचता है और इसमें आपका किरदार काबिल तारीफ़ है, दी मेमन टीवी का किरदार काबिल तारीफ़ है और हमेशा हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि इस फी ज़माना इन हालात में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बगैर और दी मेमन टीवी खास करके उसके बगैर हम अपना पैगाम मुखय्यर हज़रात तक, उन लोगों तक जो कि चैरिटेबल इदारे को चलाने में किरदार अदा करते हैं, वो पैगाम हमारा आपके थ्रू पहुंचता है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर आपने सुना किस अंदाज से आगाज़ हुआ इस महफ़िल का, लेकिन अब एक और आगाज़ है। यकीनी तौर पर हर बार की तरह इस बार भी इस सेगमेंट का आगाज़ जो है इंतहाई खुशरहान नात के साथ होगा और मेरे साथ हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाशमी साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। एक खूबसूरत कलाम से आगाज़ हो जाए। बख्त ख्वाबीदा जगाने की इजाजत दे दो, बख्त ख्वाबीदा जगाने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है, एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है, फिर दोबारा हमें आने की इजाजत दे दो, फिर दोबारा हमें आने की इजाजत दे दो।
आपको ख्वाब में देखूं तो कहूँ शाह ज़मन, आपको ख्वाब में देखूं तो कहूँ शाह ज़मन। क्या कहूँ सर पे नालैन उठाने की इजाजत दे दो, सर पे नालैन उठाने की इजाजत दे दो। मीरपुर खास के नातख़्वां अलीम क़ादरी उनका लिखा हुआ कलाम, पूरे कलाम में उन्होंने इजाज़त मांगी और मक्ते में उन्होंने क्या बात कही, समाअत फरमाते हैं, ये सच बात तड़प तेरी है कमजोर अली, ये सच बात तड़प तेरी है कमजोर अली, ये सच बात तड़प तेरी है कमजोर अली, वरना क्यों कहता के आने की इजाजत दे दो, वरना क्यों कहता के आने की इजाजत दे दो, अपने दरबार में आने की इजाजत दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ईमान अफरोज़ आगाज़ फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस रूपवर आगाज़ के लिए। और यकीनी तौर पर आप जब भी अपने कलाम का एक एक मिसरा अदा करते हैं, यकीनी तौर पर माहौल जो है वो गुलाम हो जाता है हमारी इन सावतों का। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। एदी साहब, यकीनी तौर पर जब आप होंगे तो बात समाजी खिदमत की ही होगी, और समाजी खिदमत पर यकीनी तौर पर बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी के ज़रिए तमाम चलने वाला मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद, मैंने कहा आगाज़ में माथे का झूमर है ये हम सब मेमन कम्युनिटी के लिए कि उस वेसिनिटी में इस लेवल का, इस सतह से इस तेज़ी से तरक्की करने वाला, और शायद मैं कहूँगा इतना इकोनॉमिकल कोई नहीं है। आसपास के लोग तो सही, मैं कह रहा हूँ कुर्बो जवार के सूबे से लोग भी जो अब यहाँ का हिस्सा बन रहे हैं, और ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है कि अगर बलूचिस्तान का कोई बासी, कोई ऐसा मुस्तहिक यहाँ आके अपना इलाज कराए और यहाँ की फैसिलिटीज़ को फिर अपने अंदाज में बयान भी करें, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात भी की है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती, और इसके पीछे ये आसानी से नहीं हुआ, मुझे पता है समाजी कारकुनान, ये आसानी से नहीं होता। तो आगाज़ वहीं से करूँगा। 40 बिस्तरों का एक आम सा अस्पताल था ये, जब 2004 में बरकत एदी अपने इस सफ़र का आगाज़ करता है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 से ज़ायद बिस्तरों और मज़ीद इसमें गुंजाइश मौजूद है, और आगे बहुत कुछ होने वाला है जिस पर हम बात भी करेंगे। कहाँ से आज अगर यहाँ खड़ा होके, यहाँ इस हॉस्पिटल की छत पे खड़ा होकर माजी के दरीचों में जब बरकत एदी जाते हैं तो क्या सोचते हैं? महू है, हैरत हूँ मैं कि क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। क्या बात? सच तो ये है कि मेरी या मेरी टीम की औकात नहीं, हैसियत नहीं, सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो अल्लाह ने हमसे इतना काम ले लिया, और उन मुखैर हज़रात का बड़ा ताउन है जो इदारे पर अपना एतमाद करते आए, करते चले आ रहे। मैं जब आप माजी के दरीचों की बात करते हैं तो सोचते थे कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स बने, हर तरह की फैसिलिटीज़ उसके अंदर मौजूद हों, और नीडी एंड पुअर्स के लिए ये अस्पताल के दरवाज़े, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के दरवाज़े कभी बंद ना हो। तो आज नहीं, काफ़ी अर्से पहले ये हो चुका कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कोई गेट ही नहीं है, दरवाज़ा ही नहीं है, समझे? ये कभी बंद होता हो, जो बंद होता हो, दरवाज़ा होगा तो बंद होगा, दरवाज़ा है ही नहीं। क्या बात है। और ज़ाहिर सी बात है, मेरा ताल्लुक़ सोशल फील्ड से है, मैं बिजनेसमैन तो हूँ नहीं,
तो आपके साथ सारी गुफ्तगू का जो महवर होगा वो सोशल फील्ड के हवाले से होगा और समाजी खिदमत के हवाले से होगा। डॉक्टर्स किसी भी हॉस्पिटल के लिए इंतहाई अहम तरीन टूल होता है। ये सिर्फ हॉस्पिटल की नेक नामी नहीं, मरीज़ों को कैसे फैसिलिटेट करना है इसके लिए भी डॉक्टर्स की हम ज़्यादा मौजूदगी और माहिर डॉक्टर, मेरा ख्याल है सराउंडिंग की वेसिनिटी में इतने माहिर डॉक्टर्स जो कई, और मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि जो कहीं 2000, 3000, 5000 तक की फ़ीसें लेते हैं वो यहाँ के 200, 500, 700, 800, अगर कोई होगा तो 800, मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा का कोई है भी नहीं है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 600 रुपये से लेके 700 रुपये तक कंसल्टेंसी होती है। ये देखिए, और ये वही डॉक्टर्स हैं, ये वही कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जो कमर्शियल अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में है। मैं बड़ी माजरत आपको कर लेता हूँ इब्तिदा में ही कि मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लूँगा। बिल्कुल। तो कमर्शियल अस्पतालों में वो 1800 रुपये से लेके 4500 रुपये तक में वो कंसल्टेंसी लेते हैं। कैसे 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 आपने उनको राम किया? मैं वो पानी जो है ना वो पीना चाहूँगा या आपसे समझना चाहूँगा कि कौन सा पानी पिलाया कि एक डॉक्टर, बड़ा लोग इसे जो है ना डिस्करेज भी करते हैं डॉक्टर्स की एक्टिविटीज़ को, लेकिन ये वो डॉक्टर होंगे मैं तो कहूँगा कि अपनी उन फीसों को छोड़ के यहाँ आते हैं और मुख्तसर से फीस में इतने बड़े क्राउड को देख रहे होते हैं। दो बातें हैं अल्ताफ इसमें। एक तो सबसे पहला क्रेडिट तो मैं ये डॉक्टर्स कंसल्टेंट को देना चाहूँगा कि वो खुद उनके अपने सेंटीमेंट होते हैं सोशल फील्ड के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ में काम करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये इस तरह से सेंटीमेंट नहीं भी रखते हैं तो उनको फ़ायदा ये है कि जी ये कमर्शियल अस्पतालों में 5 पेशेंट देखते हैं, यहाँ 25 पेशेंट देख लेते हैं पर डे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आज आपको तमाम सुनने वाले को एक बात बावर कराना चाहता हूँ कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोज़ाना जो मरीज़ हैं, रोज़ाना 2200 पेशेंट पर डे हैं। समझे? मैं मिनी सिविल है मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स। और आपने जो शुरू में ख्याल इजहार करा कि जी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स सराउंडिंग, यस, मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का माथे का झूमर है। फेडरल भी एरिया नहीं, सराउंडिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। और जहाँ तक पेशेंट की बात है तो पेशेंट तो न सिर्फ पूरे कराची से आते हैं बल्कि बलूचिस्तान से, अंदरूनी सिंध से, और मैं समझता हूँ साउथ पंजाब से भी पेशेंट आते हैं हमारे पास। जो अल्लाह ने जो सिस्टम हमें जो चलाया है वही कि जी शुरू में आगाज़ में मैंने आपसे कहा कि महू हैरत हो कि काम कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। वाकई हमारे बस से तो बाहर काम है, फिर भी अल्लाह करा रहे हैं। क्या बात है। और मैं कह रहा हूँ कोई इसमें हमारी खूबी नहीं है, कोई इसमें हमारी कारकर्दगी नहीं है कि कहें कि भाई हमने कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये अल्लाह की मेहरबानी जो हो रहा है। और लोग उन लोगों की दुआएं हैं जो यहाँ से इलाज कम कीमत में या फ्री इलाज करवा करके मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो इदारे को दुआ देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम या हमारी मेरी मैनेजमेंट तमाम खराबी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। कभी इसमें कोई कंप्रोमाइज़ हम करते ही नहीं है। कोई भी गलती हो, किसी ने भी करी हो, सोचा नहीं जाता, उन्हें फायर कर दिया जाता है। चाहे बड़ा डॉक्टर हो, चाहे छोटा डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ हो, ज़्यादा देर नहीं लगाते। तो यही मेरा ख्याल है, ये ज़ीरो टॉलरेंस जो है गलतियों पर, शायद ही हमारी कामयाबी की बड़ी वजह है। क्या बात। लेकिन ये तो दुनियावी एतबार से बात है। मैं आखिर में भी यही जिक्र करूँगा कि जी हम ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम। ये देखिए कि हर बात में सिर्फ एक चीज़ जो इंसान के हक़ में अल्लाह ताला ने रखी है या उसके हाथ में रखी है, नेक नीयती। और किसी भी इदारे को जब आप नेक नीयती के साथ आगे बढ़ाते हैं, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ाते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने कहा, इसके साथ आगे बढ़ाते हैं, तो अल्लाह की मदद शामिल होती थी। कायनाती क़ुव्वतें वो आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका ईंधन बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज छोटे से अस्पताल ने इतनी बड़ी कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, जिसका आगाज़ मैं करने वाला हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में मैं इनसे पूछता रहूँ। इसी प्रोग्राम के इस हिस्से में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बड़ी ज़रूरी किसी भी इदारे के लिए समझी जाती है। नो डाउट कि आपके जो कलेक्शंस हैं, आपके जो अतियात हैं, वो अपनी जगह हैं। हॉस्पिटल्स का अपना एक बैलेंस शीट होती है।
कि आपने कितना कमाया है, यानी कितना आपका रेवेन्यू रहा और इसके अगेंस्ट में आपने एक्सपेंसेस कितने किए। ये जो बैलेंस है, मैं जनरल फंड की बात कर रहा हूँ, नो डाउट कि ज़कात से तो बहुत सारे लोगों का आप इलाज करते ही हैं। ये जो बैलेंस है, इसको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं और आप उससे खुश हैं या इस पर मज़ीद आप बेहतरी चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले ही मैं इसका इजहार कर देता हूँ कि ना सिर्फ खुश हैं बल्कि पूरी तरह मुतमईन है। ये जनरल फंड वाली जो आपकी जो बैलेंस शीट है, वो आपने अपने मुंह से, अल्ताफ आप तो उस इलाके की पैदाइश हैं, उस इलाके में आपकी, अब तो आप अधेड़ उम्र को पहुँचे, मैं बुढ़ापे तक पहुँचा, तो आपको सब वहाँ के रहने वालों की हैसियत के बारे में आपको पूरी तरह आगाही है। जब हम इतना सस्ता सब कुछ कर रहे होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं इसमें कि मैं इस वक्त ये दावा आपके सामने आपके प्रोग्राम में कर रहा हूं, और नाज़रीन में आपको भी ये बात बताता चलूं कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सर्विसेज हम जिन प्राइस में, जिन फीस में, जिन चार्जेस में दे रहे हैं, वो किसी भी फलाई रिफाई इदारे में उस कोसों दूर है वो उस रेट से, इस रेट में हम दे रहे हैं। ये लफ्ज़ पे नोट कीजिएगा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही। वो इदारे जो डोनेशंस या एहतियात के ज़रिए चलते हैं उसे हम फलाही इदारा कहते हैं। ये चैलेंज कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दी जाने वाली फैसिलिटी किसी फलाही इदारे में भी इस कीमत पर नहीं दी जा सकती जैसे कि मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद में दी जा रही है। कोसों दूर हैं वो हमारे रेट के मुकाबले में। हम लोग बहुत नीचे हैं, और ये जो लोगों को इसका बराह रास्त फ़ायदा होता है ना, उसका आप खुद उससे आप खुद मुस्तफीद होते हैं। आज भी आ रहे हैं, कल भी आए थे, कल भी आएंगे इंशाल्लाह। तो सर ये कभी जमा करने का सोचा नहीं, जो फलाई इदारे करते हैं कि अपनी क्या बोलते हैं उसको, बैंक बैलेंस उनका बढ़ रहा है, उनका रिज़र्व फंड बढ़ रहा है, और अरबों रुपए में फलाई इदारों के रिज़र्व फंड है। हमारे पास ये रिज़र्व फंड लाखों रुपए में भी नहीं है। रिज़र्व हम कौन है रिज़र्व करने वाले भाई, हमारी क्या औकात है। ये तो जो हो सकता है लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तमाम नाज़रीन को मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स या बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी, वो इस शहर के चंद एक इदारे हैं जहां आपके दिए हुए एहतियात, आपकी दी हुई ज़कात, आपके दिए हुए डोनेशन, मिसाल के तौर से ज़कात, कोई आके हमें 1 लाख रुपये की ज़कात देता है या 100 रुपये की ज़कात देता है, उसमें से 99 रुपये नहीं अल्ताफ़, 99 रुपये नहीं, पूरे 100 रुपये नीडियन पोस्ट तक जाते हैं। ना इस 100 रुपये में से, आपके दिए हुए एहतियात में से, ना कोई रनिंग कॉस्ट है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है, ना कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है, ना उसका कोई एसिड दिया जाएगा कि जी सिर्फ नीडियन पोस्ट तक आपको पूरे 100 रुपये लगेंगे, 99 रुपये नहीं लगेंगे। सर्विस चार्जेस भी नहीं लेते आप? क्या बात है, कुछ भी नहीं। आप कहेंगे इसमें क्या तनख्वाह निकलती है, इसमें से क्या कोई इलेक्ट्रिक का बिल निकलता है या कोई तामीराती, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, इस शहर में चंद एक इदारे हैं जो इस लेवल पे आके काम करते हैं और इस तरह से करते हैं। बाकी यहाँ तो बाकी चीज़ आपको पता है कि जी ज़कात का हीला भी कर लिया जाता है, हवाला भी कर लिया जाता है। समझे, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता ज़्यादा। वो जी ज़कात हो गई जनरल फंड, समझे, या सर्विसेज के रेट इतने हाई कर लिए गए कि जी वो इदारे का रिजर्व फंड बनेगा, कल इदारा मुश्किल में आएगा तो चलेगा। आप ऐसी सोच क्यों लेके बैठे हैं? क्यों आपको रिजर्व फंड की ज़रूरत है? क्या आप चला रहे हैं इदारे को? ये फलाई रिफाई इदारे क्या आप में या कोई सोशल वर्कर चलाते हैं? सब अल्लाह की ज़ात है, वही आवाज़ वो शरीक है कि ये चलाती है। क्या बात है, कि क्यों आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं? बहुत खूब। क्यों लोगों पे जुल्म कर रहे हैं या इतनी प्राइस आप रख रहे हैं फलाई रिफाई अस्पतालों के अंदर कि आम आदमी तो दे ही नहीं सकता वो चार्जेस। जो बेचारा देने की नीयत रख के आता है कि जी मेरी गुंजाइश है, मैं ज़कात नहीं लूँ, समझे, आप उसको भी ज़कात देने पे मजबूर कर रहे हैं, सिर्फ उसके अपने चार्जेस की बुनियाद पर, जबकि आपके पास गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश। जब मेरे पास गुंजाइश है कि मैं एक कंसल्टेंट को 600-700 रुपये प्रोफेसर को दिखा कर उसकी फीस रख सकता हूँ, समझे, 16,000 रुपये में SVD नॉर्मल RMO नॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है हमारे पास 16,000 रुपये में, तो क्यों आप लोगों के पास गुंजाइश नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसके पास गुंजाइश नहीं? हाँ, करे कौन, समझे, अपनी पैदा का
या इदारे को रिजर्व फंड चक्कर में लगा करके उनको पीछे नहीं है सर। ये बड़ा अहम बात है। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था बरकत साहब से कि लास्ट से कि हमारी कलेक्शन क्या थी, इस साल का आपका क्या टारगेट है। जो इन्होंने फिगर बताया उस पर बात भी मैं करूँगा। तो मैंने इनसे कहा कि इस बार हम इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें करना ही नहीं है, हमारी जितनी ज़रूरत है हमें पता है कि हमारी इतनी ज़रूरत है, तो अप एंड डाउन हम इतना ही जमा करते हैं, हमें किसी एक्स्ट्रा हमें जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी इदारे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि इतना यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि हमें इतना जमा करना है, हम इसी में पूरा करके भी दिखाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के कोई ऐसी आफत ना आ पड़े इल्ला। और दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ गरीबों के इलाज पर ही खर्च होता है, नो सर्विस। हालांकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं और किया भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किया भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत इसमें ना बिजली का बिल शामिल करते हैं जो उन्हीं गरीबों के मदद में खर्च होता है, ना कोई ऐसा सर्विस चार्जेस जो उन्हीं गरीबों की मदद में खर्च होता है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इलाज के मद में जो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है उस पर खर्च करते हैं। ये बहुत कम इदारों में देखने में आता है जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई है। मज़ीद ऐसी बातों का जिक्र भी रहेगा। और बड़ी मैंने कहा ना कि बरकत अजीज़ साहब जब भी आते हैं तो खुद सवालात, इश्कालात खुद जन्म लेते हैं और कुछ खूबसूरत अंदाज में हजरत जो है उसका जवाब भी फरमाते हैं। आप भी जो है किसी को छोड़ते नहीं। मैं इसको आपके आगे बात करना, आपको इंटरव्यू देना कोई आसान काम नहीं है। बस मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो तमाम मंजर जो है वो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बहुत कुछ उगलवा लेते हैं। मैं 3D मंजर लेके उस हॉस्पिटल का आप सबके सामने रखता हूँ। जिन्होंने विज़िट नहीं किया तो वो जहन की मैं जो है वो उस हॉस्पिटल का विज़िट कर लेते हैं और यकीनी तौर पर हज़रत से मुस्तफ़ीद भी हो जाते हैं कि क्या क्या इस ज़माने की ज़रूरियात को ये पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। तो मज़ीद ऐसे ही कुछ चीज़ें जो अब नई इंट्रोड्यूस होने वाली हैं या हो चुकी हैं उन पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
खुशामदीद एक बार फिर, और रहमत है मेहमान की इस नशिश में हमारे साथ बरकत एदी साहब, यकीन तौर पर बाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हुसैनाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और जिस अंदाज से इस हॉस्पिटल की शान में इन्होंने इजाफा किया है और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह का करम है, हमने सिर्फ नेक नियति के साथ एक टीम बिल्ड की है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इनके तमाम मामलात को देखती है। और बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू जारी थी। सर, अब किसी भी हॉस्पिटल का ICU अक्कास होता है उस हॉस्पिटल की पूरी सर्विसेज का इक्विप्ड ICU और बर वक्त ICU जिसे हम कहते हैं, इसमें छोटे बड़े तमाम ही पीड्स के लिए भी हो सकता है, बड़ों के लिए भी। मैं कहूँ कि स्टेट ऑफ आर्ट ICU भी रिसेंटली आपने जब पीड्स ICU के इफ्तिताह किया, मुझे भी मौका मिला वहाँ विज़िट करने का, कि क्या कमाल आपने इस ICU, इससे पहले जो रनिंग में जो ICU में चाहूँगा इस शोबे को किस अंदाज से बरकत एदी और उनकी टीम देख रही है कि इस पर इतना फोकस किए हुए हैं। 4 ICU है हमारे पास और चारों 4 वेल इक्विप्ड है। मेडिकल ICU, मेडिकल इन ICU, और अभी जो पुराने में सर्जिकल ICU, और अभी रिसेंटली जिसका इफ्तिताह हुआ पीड्स ICU। बच्चों का पीड्स ICU की ये पोजीशन है कि अल्ताफ़, आज मैं ऑन एयर आपका यहाँ एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंटी जो गलती हुई उसका मैं एतराफ़ करता हूँ। ये मुझे ऐसा होता है, मैं चंद हफ्तों से बड़ा दुखी भी हूँ कि ये मुझसे कैसे हो गया। जब हम पीड्स ICU का प्लान कर रहे थे ना, तो ये बात ठीक है कि मेरी नज़र में था कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इक्का दुक्का जगहों पर पीड्स ICU है। ख़ास करके फेडरल बी एरिया के अंदर 2 कमर्शियल अस्पताल हैं जिनके अंदर पीड्स ICU है, और उन 2 कमर्शियल अस्पतालों की हालत मुझे और मेरी टीम को बाखूबी पता थी कि कितने कमर्शियल हैं या कितने लुटेरे हैं। समझ रहा हूँ जी, मैं आपको बड़ा हर्ष किस्म के लफ्ज़ बोल रहा हूँ, कितने लुटेरे। तो मेरी हमारे डॉक्टर्स के बोर्ड ने, हमारे CMOs ने और कुछ हमारे मैनेजमेंट के सीनियर लोगों ने मुझसे कहा कि इसको हम 6 बेड का पीड्स ICU बनाते हैं और 6 बेड से काम शुरू करते हैं। तो पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ, क्या मुझे समझ में आई। बस मैं यही सोचा कि ये हम 4 बेड का बना लेते पीड्स ICU, और ये 4 बेड भी बड़ा मुश्किल है उसको वो हर वक्त ऑक्यूपाइड रखना। साहब, जब इफ्तिताह हुआ तो आप भी मौजूद थे। 2 दिन बाद उसको पीड्स ICU को PIC को हमने फंक्शनल करा। उसके बाद आज तक अभी तक उसके चारों बेड ऑक्यूपाइड हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर वो उन पेशेंट को, उन बच्चों को रेफ़र कर रहे होते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। तो मुझे इसका बड़ा अफसोस रहा कि मैं अपने डॉक्टर्स की बात, अपने सीनियर्स की बात, मैनेजमेंट के लोगों की बात समझ नहीं पाया। अगर समझ भी पाया तो शायद मैं हिम्मत नहीं कर पाया। तो मुझे इतने अरसे में कभी मुझे इस तरह से ये महसूस नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ ऐसा? जी, अब मैं 2-3 हफ्ते से 4 हफ्ते से हो रहा है कि यार मैं 6 बेड का बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। खैर इंशाल्लाह अब ये जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट बराबर का बिल्डिंग जो बन रही है हमारी, बल्कि बन रही रुकी हुई है, गुज़िश्ता 6 महीने से इस पर काम रुका हुआ। हाँ, ये एक सवाल मैं बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा, और नो डाउट क्योंकि हम उन्हीं इलाकों की जो है ना, जी बिल्कुल, आप पैदावार हैं, हम उसी इलाके के पैदावार भी हैं। आपसे बात छुपी नहीं रहती। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जहाँ अप्रिशिएशन करते हैं, वहाँ एक सवाल ये ज़रूर मुझे भी था और मुझे उम्मीद थी कि आप रमज़ान में हाजिर होंगे, मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि सर क्या वजह होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से आपने बिल्डिंग को इस तरह से फैलाया है, अब आप इस तरह से भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं रकबे के लिहाज से भी, तो अब वो क्या वजूहात हैं कि जहाँ पर अब, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि आगे आने वाला जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, उनके साथ मुंसलिक हो जाएगा, तो कई और नई फैसिलिटीज़ का इजाफा हो जाएगा। आपका भी ख्वाब है कि अगर ये रिग्रेट आपका रह गया यहाँ पर, तो वहाँ हम इससे भी अच्छा पीड्स का ICU देख पाएंगे, जहाँ पर यकीन तौर पर छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जो है वो इतने भारी अखराजात के साथ अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है। अगर मासूम का यहीं पर बेहतर और मुख्तसर से ख़र्चे में इलाज हो जाए, तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बड़े धूमधाम से इसका आगाज़ किया था, लेकिन अब थोड़ा सा इस पर सवाल या निशान लग गया है कि ये रुका है। इसकी वजूहात में चाहूँगा कि आप बताइए। मैंने कहा ना कि ऐसा कोई ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन अल्ताफ़ आपको हमारे इदारे के माली हालात का बाखूबी अंदाज़ा रहता है, और मैंने अभी वजाहत भी आपको करी है कि जी हम
लोगों की जेब काटने पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह की मदद पे यकीन रखते हैं। जितने हमारे पास वसाइल थे सब हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने में खर्च कर डाले, जो इस वक्त ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। ये ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 5 तक जाएगा और इसके बाद ये बनेगा। 6 महीने से ये काम रुका हुआ है, हमारे पास फंड्स नहीं है और या तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, मतलब या मैं आप प्राइसेस बढ़ा करके रेट बढ़ा करके सर्विसेज चार्जेस बढ़ा करके आपकी जेब से पैसे निकलवाऊँ और वहाँ लगाऊँ, या मैं अल्लाह की मदद का इंतज़ार करूँ कि जी कोई अल्लाह किसी बंदे के दिल में डाल देगा। और पहले शुरू से हमें अल्लाह की मदद है और ये काम लोग आप मुखैया हज़रात के ताउन से हमेशा चलता आ रहा है। तो हमारी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतज़ामिया की, पाटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी की आप तमाम मुखैया हज़रात से दर्दमंदाना देरीना गुजारिश है कि हमारा ये जो बराबर का प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने में हमारी भरपूर मदद की जाए, हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। उम्मीद है आप हमारी दरख्वास्त पर जल्द रिस्पॉन्स देंगे। हमारा मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस वक्त टर्शरी केयर की पोजीशन पर है। इंशाल्लाह एक चीज़ की कमी रह गई है, वो रह गई है सिटी स्कैन की। मुझे पता है अगला सवाल आप ये मार दोगे, लेकिन मैं आपको कर दूँ। बिल्कुल मेरा यही सवाल था। सिटी स्कैन इंशाल्लाह जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा बराबर का कंप्लीट होगा सिटी स्कैन इंस्टॉल हो जाएगी। अब दुआ है कि अल्लाह को वसाइल बेहतरीन बना दीजिए। इस वक्त हम लोग ज़कात के हवाले से भी इस माह मुबारक में थोड़ी सी इस तगदू हमारी बहुत ज़्यादा है और उस तरह से जिस तरह से पैसे आ जाते हैं रमज़ान के पहले अशरे में वो अभी तक उस रफ्तार से नहीं आए। खैर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आप मुझे पता है आप मायूस नहीं हैं, ये एक अपील करने का तरीक़ाकार ज़रूर है। और लेकिन नाज़रीन करम यहाँ एक बात, एक ऐसा इदारा जहाँ पर चैलेंज इस लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, अपने लिए चैलेंज लिया हुआ है कि किसी फलाही इदारे से, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं, फिर बता रहा हूँ, किसी फलाही इदारे से भी कोसों दूर है इनसे जो उन्होंने चार्जेस है, जो उन्होंने फीसें रखी हैं गरीब आवाम के लिए। अल्ताफ आप खुद आते हैं हमारे इदारे के अंदर, आपको पता है। मैं इस बात का शाहिद हूँ। आप दूसरे तमाम फलाही इदारों में भी जाते हैं, आपको पता है कि कहाँ क्या रेट है। मुझे ना आपको नाम लेने की ज़रूरत है ना मुझे नाम लेने की ज़रूरत है, लेकिन अल्ताफ आप ये तो खड़ी बात तो करें ना। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिन जिन इदारों में हमारा जाना होता है किसी भी अंदाज से, ख्वाह हम मरीज़ बन के जा रहे हों या वहाँ के किसी रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हों, वहाँ की कवरेज के लिए जा रहे हों, वहाँ के किसी सेंटर के इफ्तिताह के लिए जा रहे हों, हमें अंदाज़ा है इस बात का। लेकिन यहाँ पर मैं आज इस रमज़ान के बाबरकत महीने में ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा जो तौसी का जो मंसूबा है, ये अब रुकना नहीं चाहिए। मेमन कम्युनिटी बड़ी फ़राख दिल है। हम ख्वाह इफ्तार के दस्तरखान हो या हमारे सहरी के दस्तरखान हो, वहाँ पर हम अपने दिल से अखराजात करते भी हैं और यकीन तौर पर और बहुत कुछ शहर कराची में जो हो रहा है जिस पर बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं, उठाई जा सकती हैं, लेकिन छोड़िए, यहाँ हम एक ऐसे इदारे की एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ मेमन कम्युनिटी से ख़ास तौर पे और शहर कराची के उन लोगों से जो इस इदारे को सपोर्ट करना चाहें वो आगे आएँ, पहले देखें। जो चलता हुआ इदारा है आपके सामने, एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो जारी है। इसके साथ आपके सामने एक और स्ट्रक्चर 2 मंजिला तैयार है, 5 मंजिला तक ले जाना है। क्या क्या वहाँ ज़रूरियात हैं पूछिए, ये आपको एक एक पल का, एक एक पाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देन फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप आगे बढ़ाएंगे शहर कराची और वेसिनिटी को, उस सराउंडिंग में रहने वालों को क्या सेहत की तिब्बी सहूलियात फराहम कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर अहम तरीन किसी भी हॉस्पिटल का, मैं कहता हूँ जिस तरह हॉस्पिटल उस इलाके की माथे का झूमर होता है, ऑपरेशन थिएटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है। वहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो मौत के मुंह में धकेल देती है, एक इंसानी जान को नहीं, एक पूरी फैमिली को। कहाँ तक आपने कोशिश की है कि इसको कितना सेफ, सिक्योर और हाइजीनिक बनाया जा सकता है? फुली हाइजीनिक है और फुली कंट्रोल्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 मेजर ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो हर वक्त बिज़ी रहते हैं और इसको ऑपरेशन थिएटर को हाइजीनिक रखना सबसे बड़ा कमाल है। बिल्कुल सही। और दूसरा उसको ऑपरेशन थिएटर समझ के रखना, ये मैनेजमेंट की मेरी टीम की सबसे खूबसूरत बात ये है।
और दूसरे नंबर पे खूबसूरत बात, हमारे पास 4 ICU हैं जो कि जिसमें तमाम में वेंटिलेटर्स तक लगे हुए हैं, उसको भी उसी तरह से मैनेज करके रखा हुआ है। तीसरे नंबर पर ओटी के बाद दूसरा तीसरे नंबर पर हमारे पास डायलिसिस 3 शिफ्टों में हमारे पास काम हो रहा है, जिसको हम 24 घंटे की शिफ्टें कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और 12 मशीनें हैं हमारे पास। रोज़ाना 32 पेशेंट का डायलिसिस होता है। 32 जी, 32 पेशेंट का डायलिसिस होता है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम नाज़रीन को बताऊं कि 32 पेशेंट के डायलिसिस होता है। सिर्फ 4,500 रुपये पर डायलिसिस की फ़ीस है, खर्चा है, जो भी समझिए आप। उसमें से इस 32 पेशेंट में से सिर्फ एक पेशेंट ऐसा है जो 2250 रुपये देता है। बाकी सारे पेशेंट डायलिसिस के वो आपके दिए हुए एहतियात ज़कात से उनका इलाज मुमकिन, डायलिसिस मुमकिन होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रोज़ के 1.25 लाख रुपये से ऊपर, रोज़ के 1.25 लाख रुपये से ऊपर खाली डायलिसिस की मद में हमें पैसे चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट, बाकी इतना बड़ा अस्पताल, समझे, और ये 2200 पेशेंट, वो सब कैसे? सर, ये मैं जब आपसे इज़हार करता हूँ कि ये हमारी ताकत नहीं। और अल्ताफ़, आपको हमारी या मेरी हैसियत के बारे में तो अच्छे सब कुछ पता है, तभी तो मैंने आपसे कहा प्रोग्राम के आगाज़ में कि जी हमारी तो आपकी गुफ्तगू का महवर जो है समाजी खिदमत के हवाले से, समाजी काम के हवाले से होगा। बिज़नेस तो अपना कोई है नहीं भाई। हाँ, छोटी मोटी नौकरी है वो करते हैं, इसके बाद आके रात को आके काम करते हैं अपना। क्या बात है। बड़े मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों से के लिए आप अब तक मैंने इस रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है कोई शेयर नहीं पढ़ा इससे पहले भी। और मुझे याद आ रहा है कि गुज़िश्ता दिनों में कमेंट में पढ़ रहा था हमारे प्रोग्राम में कि आपने अब तक अल्ताफ़ भाई कोई शेयर अब तक किसी भी शख्सियत की नहीं पढ़ा, तो आज मैं पढ़ ही देता हूँ। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने देखे ना हो शायद मगर ऐसे भी हैं। तो ये वो लोग हैं जिनसे हमें इश्क की सतह पर हमें इनकी पजीराई करनी चाहिए। और शायद आने वाले दिनों में अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, मतलब हम क्या कुछ गुल छड़े नहीं उड़ाते हो। ये वो हैं कि दिन रात इसी सोच में होते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो प्लीज़ खुदा के लिए ऐसे लोगों को मज़ीद इम्तिहान में मत डालिए कि ये मज़ीद अपनी सोच का दायरा जो है वो किसी और तरफ लेके जाएं। हमें पहले कदम पे जाकर इनका साथ देना होगा। हज़रत, अब फाइनली इसको रैप अप करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इस पर इस मुख्तसर से वक्त में शायद पूरी तरह बात होना मुमकिन भी नहीं है। क्या इरादे हैं, क्या चाह रहे हैं, और क्या मजबूरियाँ हैं, क्या रुकावटें हैं, आवाम से क्या कहना चाहेंगे, अपने पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे, अपने उन डॉक्टर को कैसे खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, अपने उस स्टाफ के जो आपका राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं, जो आपका ज़ोर बाजू हैं, उनको कैसे खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। देन फिर मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी टीम को। इसके बाद हमारी पैरामेडिकल टीम, नॉन पैरामेडिकल टीम, बाकी रही डॉक्टर्स और कंसल्टेंट डॉक्टर्स। तो अल्ताफ़, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 80 के करीब RMOs डॉक्टर्स हैं, माशाअल्लाह। 75 के करीब कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिनका आप 600-700 रुपये में दिखाने के लिए आते हैं। 380 मुलाजमीन हैं मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जिनको हम बाकायदा तनख्वाह देते हैं। 200 के करीब वो लोग हैं जो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इनका रोज़गार वाबस्ता है, जैसे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं हमारे पास। कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए हैं, तो वो है। मैं जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लूँ, मेरा ख्याल है तो इसका सेहरा मेरी टीम को है, बरकत ईदी को नहीं है। बरकत ईदी कौन है यार, क्या है, कुछ भी नहीं है। विदाउट, अगर मेरी टीम नहीं है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरी टीम ही है जो लगी रहती है, ये सारा काम करती है। मैं तो, मेरा ख्याल आप जैसे प्रोग्राम में आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, इतना कुछ करने की पोजीशन नहीं है जो मेरी टीम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहूँगा इस अहम मोड़ पर मैं सुभान अल्लाह ही कह सकता हूँ कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी को के बेहतरीन
जिसे कहते हैं टाइम को जो है, क्वालिटी टाइम को जो है वो इंसानी खिदमत पर सर्व कर चुका, एक इदारे को छोटे से तनावर दरख्त बना चुका। अब वो ये कहे कि अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो इस पर हम सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाल्लाह कहेंगे। अल्लाह पाक इनकी हिम्मत में, इनकी बातों में और वज़न पैदा करे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। सर दी मेमन टीवी आपका अपना टीवी, हमेशा मोहब्बत से आप यहाँ आते हैं, हम वहाँ आते हैं तो आप बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। अली गोडल की सर्विसेज उसी इलाके का, वो भी जन्म लिया हुआ नौजवान है, बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं उसको। CEO हमारे अली गोडल और हमारी दी मेमन टीवी HD के लिए कुछ ऐसे खराज तहसीन कर। सबसे पहले तो ये कि मैं कभी भी आप लोगों का गर्मजोशी से इस्तकबाल नहीं करता हूँ, ना अल्ताफ़ आपका, ना अली का, ना दी मेमन टीवी की टीम का। लेकिन जब दी मेमन टीवी की टीम आप समेत, अली के समेत, जब मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स आती है तो मुझे हमेशा, मैं इस बाबरकत महीने में ये बात बड़े ज़िम्मेदाराना अंदाज से कहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लोग आए, मेरी मैनेजमेंट के लोग आए, जो मेरे कॉज को लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स से हमारे इदारे में होने वाली सरगर्मियों को बहुत अच्छे अंदाज से कवरेज देते हुए लोगों तक हमारा मैसेज भी पहुँचाते हैं। तो मैं हमेशा तो कहता है दी मेमन टीवी जिंदाबाद, लेकिन आज कुछ आपके लिए अल्ताफ़ और अली गोडल साहब के लिए और दी मेमन टीवी की पूरी टीम के लिए शाबाश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मज़ीद शेर दी मेमन टीवी के लिए और उसकी पूरी टीम के लिए। ढूंढोगे अगर मुल्क मिलने के नहीं, नायाब है दी मेमन टीवी जिंदाबाद। जब आपको इतनी कदावर शख्सियात से इस किस्म के खराज तहसीन के अल्फाज मिलते हैं तो शायद आपका दिल और बड़ा हो जाता है, और हम भी इसी अंदाज से इनके साथ जुड़े हुए हैं जिस अंदाज से इन्होंने हम पे शपथ रखी है। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में हम और ये और हम सब मिलकर इनके उस अधूरे प्लान को, ये अधूरा नहीं है, ये ज़रूर पूरा होगा। अगली बार ये हमारे साथ बैठे होंगे तो हम और आप इंशाल्लाह ताला वहाँ एक चलता हुआ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल देख रहे होंगे। ये हमारी आज की शब से हम आगाज़ कर रहे हैं इसका। बहुत शुक्रिया मेहमानान गिरामी आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया हमारी इस नशिस्त का हिस्सा बनने के लिए। यकीन तौर पर अब आपसे अलविदा कहेंगे, लेकिन अलविदा से पहले हमारा वो कलाम जिसके लिए हमने हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाशमी साहब को हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनाया, हज़रत आगाज़ कीजिए और एक खूबसूरत कलाम के साथ इख्तिताम फरमाइए हमारे आज की नशिस्त का। खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मैं तो सरकार कब का मर जाता, मैं तो सरकार कब का मर जाता, मैं तो सरकार कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, हमको अच्छों में डाल रखा है, हमको अच्छों में डाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। ये आपकी नज़र, मेरे कमाल को हरगिज़ कभी ज़वाल नहीं, मेरे कमाल को हरगिज़ कभी ज़वाल नहीं, कमाल ये है कि
मुझ में कोई कमाल नहीं, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।